प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक डाकू का दिल बदल सकता है? क्या हार भी कभी जीत में परिवर्तित हो सकती है? तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी मल्हार की सबसे प्रेरणादायक कहानी हार की जीत के पूरे प्रश्न अभ्यास को बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप परीक्षा में पूरे नंबर चाहते हैं, अच्छे अंक चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला टॉपिक है इसमें मेरी समझ से। तो आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा लगाइए। सटीक शब्द का अर्थ होता है जो सबसे राइट आंसर है, सबसे ठीक उत्तर है। हो सकता है आपको 2 विकल्प या 3 विकल्प सही लगें, लेकिन उनमें से सबसे सही कौन सा विकल्प है वो आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? इसके 4 विकल्प यहां दे रखे हैं। पहला है बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा विकल्प है बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। चौथा, बाबा भारती असावधान हो गए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, पाठ को पढ़ें, पाठ को तो पढ़ा ही होगा आपने, तो आपको जो दूसरा विकल्प है वो तो बिल्कुल भी यहाँ ठीक नहीं लगता, तो आप उसको हटा सकते हैं, आप उसको काटा मार सकते हैं। पहला विकल्प ठीक लगता है, तीसरा विकल्प भी मुझे ठीक लगता है, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। तीसरा, बाबा भारती असावधान हो गए, ये भी ठीक लगता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा ठीक कौन सा है, बात ये है सटीक उत्तर कौन सा है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। तो उसी के सामने आप स्टार बना दीजिए पेंसिल से। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया? तर्क का मतलब होता है लॉजिक। तो देखिए, यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तीसरा, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। चौथा, बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। यदि आप देखें सामान्य दृष्टि से तो चारों ही ऑप्शन आपको ठीक नजर आएंगे, लेकिन इनमें से सटीक उत्तर कौन सा है, सटीक उत्तर आपको चुनना है। तो सटीक उत्तर कौन सा रहेगा वो आपको देखना है। तो वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। यहां पर घमंड शब्द का प्रयोग किया गया है। एक साधु को घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां एक तर्क दिया है कि बाबा भारती भी आखिर में तो इंसान ही थे, तो घमंड इंसान के अंदर आ ही जाता है अपनी श्रेष्ठ वस्तु को लेकर के। तो बाबा भारती में भी अपने श्रेष्ठ घोड़े सुल्तान को लेकर के घमंड आ गया था, इसलिए उन्होंने बड़े घमंड के साथ घोड़े को, डाकू को दिखाया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आप उसके सामने स्टार लगा देंगे, उसके सामने तारा बना देंगे। इसका ख पार्ट है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो मैंने पहले ही बता दिया है, आप अपने अध्यापक या मित्रों की सहायता से आपस में चर्चा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों इसमें शीर्षक। शीर्षक क्या होता है, पहले तो शीर्षक को समझना है। शीर्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी भी लेख, कहानी, कविता या पाठ आदि का जो नाम होता है, यानी कि जो टाइटल होता है, उसको शीर्षक कहते हैं। सरल शब्दों में यदि आप समझने की कोशिश करें तो जिस नाम से हमें यह पता चलता है कि उस कहानी, लेख, कविता आदि का विषय क्या है, उसे शीर्षक कहते हैं। जैसे इस कहानी का शीर्षक क्या है? हार की जीत। तो शीर्षक से हम उसकी पहचान करते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य की आपको पहचान करनी है तो आप उसके चेहरे से, उसके सिर को देख करके ही उसकी पहचान करते हैं। ऐसे ही शीर्षक को देख करके ही उस कहानी के मजमून का पता चल जाता है। तो शीर्षक जो है वो छोटा होता है, आकर्षक होता है और अपनी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आगे इसका क भाग है। यदि कहते हैं, यदि आपको इस कहानी
का शीर्षक, हाँ तो आपने अभी जो कहानी पढ़ी, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। सुदर्शन इसके लेखक हैं। तो अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम ही क्यों लिया, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा। तो अपने उत्तर का कारण भी लिखना, आपको उसका रीजन भी बताना है, तो बता देंगे, तो नोट कर लीजिए। सुदर्शन जी ने अपनी कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा ताकि सब गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए तथा समाज में भाईचारा और एक दूसरे पर विश्वास तथा सौहार्द बना रहे। बस इसी उद्देश्य से सुदर्शन जी ने इस कहानी का नाम हार की जीत रखा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे, तो इसमें कारण भी आ गया और इसका विषय वस्तु भी आ गई। खैर भाग इसका देखें, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? तो क्या आपने कोई नाम सोचा है? और अगर सोचा है तो वह भी बताइए। तो ठीक है, बता देंगे। देखिए, डाकू हमने सोच लिया है इस कहानी का अगर कोई दूसरा नाम अगर रखना होगा तो दूसरा शीर्षक देना होगा, तो दूसरा शीर्षक हम देंगे डाकू का हृदय परिवर्तन। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं आप वही लिखें, आप अपनी तरफ से भी कोई नाम सोच करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसका सही कारण बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर शीर्षक रखा डाकू का हृदय परिवर्तन, तो मेरे पास उसका कारण है, तो मैं कारण हेडिंग डाल करके उसका उत्तर लिखूंगा। ऊपर दो हेडिंग बनेंगे इसके उत्तर में। पहला बनेगा शीर्षक, तो शीर्षक रहेगा डाकू का हृदय परिवर्तन। दूसरा हेडिंग बनेगा कारण, तीर का निशान लगा करके लिख देंगे क्या कि बाबा भारती ने कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने पुनः सुल्तान यानी घोड़े को बाबा भारती को वापस लौटा दिया। गए भाग इसका है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो इसका उत्तर आप लिखने के लिए रेडी हो जाइए। इसका उत्तर आप लिखेंगे, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि इस घटना को वह किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। ठीक है जी, आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला इसमें हेडिंग है पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दे रखे हैं, नीचे दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचारों को नोटबुक में लिखना है, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे इसमें पहला है भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आप लिख सकते हैं कि देखिए भगवान साधु संत व्यक्ति थे, साधु आदमी थे बाबा भारती जी, तो उनका पहला धर्म था भगवान का भजन करना, पहला काम था भगवान का भजन करना। ठीक है जी, तो भगवान के भजन से जो समय उनको मिलता था वो अपने घोड़े की सेवा में लगा देते थे, इसका यह अर्थ है। दूसरी पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी वस्तु को बड़े घमंड के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है कि देखिए मेरे पास ये चीज है। क्योंकि बाबा भारती भले साधु थे लेकिन आखिर में थे तो इंसान ही, तो उन्होंने जो है बड़े घमंड के साथ बड़े गर्व के साथ अपने घोड़े को डाकू खड़ग सिंह को दिखाया। डाकू खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, क्योंकि डाकू खड़ग सिंह को सुल्तान को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि खड़ग सिंह ने आज तक अपने जीवन में हजारों घोड़े देखे थे लेकिन सुल्तान के मुकाबले का घोड़ा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तीसरी पंक्ति है, वह डाकू था। कौन डाकू था? खड़ग सिंह। और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था। क्यों? क्योंकि उसको कमाना तो है नहीं, उसको उसके लिए कोई पुरुषार्थ तो करना नहीं है, उसको तो लोगों को डरा कर धमका कर बस उस चीज को छीन लेना है या ठग लेना है। ठीक है, ये न के न प्रकारेण वो वस्तु उसके पास आनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसको किसी की हत्या करनी पड़े, किसी को ठगना पड़े, किसी को मरना पड़े, किसी को काटना पड़े, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस वो वस्तु छीनने से मतलब है। वो मान लेता है कि यह वस्तु मेरी है, अब किसी भी प्रकार से मेरे पास होनी चाहिए।
अगला वाक्य है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। यह पंक्ति उस समय की है जब डाकू खड़क सिंह ने धोखे से घोड़ा बाबा भारती से हथिया लिया। तो बाबा भारती ने पीछे से आवाज लगाई कि सुनता जा। बाबा भारती की आवाज को सुनकर के डाकू खड़क सिंह रुक गया। तो बाबा भारती ने उसके पास जाकर उसकी तरफ अपनी आंखों से इस प्रकार से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। यानी कि उस समय बाबा भारती को बड़ा क्रोध आ रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो उस बड़े क्रोध में, बड़े गुस्से में उसने किसको देखा? डाकू खड़क सिंह को देखा। ठीक है, और क्या कहा कि ये घोड़ा आज से तुम्हारा हो चुका। कहने का मतलब कि आज के बाद मैं इस घोड़े की इच्छा नहीं करूंगा, मुझे इस घोड़े से कोई ममता नहीं, मुझे इस घोड़े से कोई मोह ममता नहीं रही। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगली पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अगले दिन सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उनको एक आदत थी कि वो अपना सारा काम निपटा कर अपने घोड़े की सेवा में लग जाते थे। तो वो अस्तबल की तरफ गए, क्योंकि उनको आदत थी, आदतवश वो अस्तबल की तरफ गए। ठीक है, उनको याद नहीं रहा, परंतु फाटक के पास पहुंचकर, फाटक के नजदीक पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं क्यों आ गया, क्योंकि घोड़ा तो मेरे पास है ही नहीं। घोड़ा तो कल शाम को ही डाकू खड़क सिंह ने मुझसे हथिया लिया, ठग से छीन लिया, ठग लिया मुझसे। तो उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों की व्याख्या कर देंगे। अगला है जी, सोच विचार के लिए। देखिए, ये जो नई पाठ्य पुस्तक है, नई शिक्षा नीति के तहत जो आप लोगों के लिए प्रस्तुत की गई है, ये आपके बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, आपके सोचने समझने की क्षमता के विकास के लिए, आपके भावनात्मक विकास के लिए, हर एक प्रकार के जो भी बिंदु हैं उनको स्पर्श करने की कोशिश की गई है। तो आपकी सोच किस प्रकार से, आपके विचार किस प्रकार से डेवलप्ड हो, आपकी सोच किस प्रकार से विकसित हो, तो उसके लिए पोर्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी आपको मेरे ख्याल से अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। ठीक है, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, दोबारा से इसको पढ़ लीजिए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखन पुस्तिका माने आपकी जो अभ्यास नोटबुक है, प्रैक्टिस नोटबुक है, उसमें आपको लिखना है। तो क्या लिखना है भाई, देखते हैं। इसमें दे रखा है, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ये ज्यों की त्यों पंक्ति कोट की गई है आपकी कहानी से। ठीक है, कै बार तो किसके आंसुओं का मेल हो गया, इस पंक्ति के आधार पर उत्तर देना। किस किसके आंसुओं का मेल हो गया। अब उत्तर आपको एक वाक्य में ही लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया। ठीक है जी। अब ख भाग, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। इसी पंक्ति में से जो ऊपर दे रखी, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल होगा, उसी में से उत्तर आपको छांट करके देना कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था। तो हम बता रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे, अर्थात हार की जीत के आंसू थे, और खड़क सिंह के आंसू दुख और पश्चाताप के आंसू थे, अर्थात वह जीत कर भी हार गया था, वह जीत कर भी हार के आंसू थे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं जी दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है जी। दिनचर्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों टाइम टेबल। तो कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए, यानी कि उनका टाइम टेबल लिखिए कहानी के आधार पर। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, ये भी आपको लिखना है। और इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं, यानी अब आपकी कल्पना का विकास कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कल्पना का डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। वैसे तो आपको ये खुद लिखना है, कल्पना करनी है। बाबा भारती सुबह सुबह जाग जाते होंगे, ठंडे पानी से स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भगवत भजन करते होंगे। उसके बाद वे अपने घोड़े की देखभाल करते होंगे।
वे अपने हाथ से घोड़े को खरहरा करते होंगे, उसको दाना खिलाते होंगे, उसके अस्तबल की साफ सफाई करते होंगे, और रात के समय वे जागकर घोड़े की रखवाली करते होंगे। रात जब काफी गहरा जाती होगी तो वे भी सो जाते होंगे, और सुबह पुनः जागकर फिर से अपनी उसी दिनचर्या में लग जाते होंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका ख पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? तो अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए, यानी कि अब आपको अपना टाइम टेबल भी लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपको खुद ही लिखना होगा, है? ठीक है जी, ये तो आपको स्वयं करना होगा। अब है जी कहानी की रचना। ठीक है जी, क पार्ट, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है जी, ये तो आपको देखे चर्चा करनी पड़ेगी आपस में, जो भी आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें बैठ करके आप चर्चा कर सकते हैं। अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ चर्चा कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ चर्चा कर सकते हैं इस कहानी के बारे में। ठीक है जी, तो चर्चा करने के प्यारे बच्चों अनेकों लाभ होते हैं। आप कहेंगे चर्चा करने से क्या होगा? तो चर्चा करने के अनेकों लाभ होते हैं। जिस भी बात की, जिस भी विषय पर आप चर्चा करते हैं, वो विषय, वो बात आपके हृदय में अंकित हो जाती है, आपके मन मस्तिष्क में छप जाती है, फिर आप उसको जीवन भर भूल नहीं पाते। ठीक है, इसलिए चर्चा करना बेहद आवश्यक है। ओके जी, आगे चलते हैं। ख पॉइंट, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। बिल्कुल सही बात है, अगर कहानी ढंग से लिखी ही नहीं गई होगी तो पसंद कैसे आएगी? तो लेखक यानी कि सुदर्शन जी, हमारे जो लेखक है इस कहानी के, लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेकों बातों का ध्यान रखते हैं, कोई भी लेखक। ठीक है, जैसे शब्द हैं, वाक्य हैं, संवाद हैं। इस कहानी में बहुत सारे संवाद आए हैं, कई सारे संवाद आए हैं। तो इस कहानी में प्रयोग किए गए संवादों के विषय में आप अपने विचार लिखें। तो ये आपको खुद लिखना है कि कितनी अच्छे ढंग से इसमें संवाद दिए गए हैं। आप अपने शिक्षक से इस पर चर्चा कर सकते हैं। परीक्षा में तो ये नहीं आएगा, लेकिन आपको करना जरूर चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हैं मुहावरे कहानी से। क्या कहा है? मुहावरे कहानी से। तो मैंने जब कहानी पढ़ाई थी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी आप देख सकते हैं, तो कहानी में से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में से इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। ठीक है जी, समझ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम। पहले कैसे करते हैं? लट्टू होना। तो लट्टू होने का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। लट्टू होने का अर्थ होता है मोहित हो जाना। ठीक है जी, क्या? मोहित हो जाना, फॉलिंग इन लव। तो बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। तो इस प्रकार से आप वाक्य में लिख सकते हैं पाठ में से। दूसरा, हृदय पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या करना, किसी से जलना, किसी की उन्नति को देख करके जलना, किसी की अच्छी वस्तु को देख करके जलना। तो घोड़े की चाल को देखकर या घोड़े को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले न समाना, खुश हो जाना। तो घोड़े के शरीर, घोड़े की बनावट, कद काठी और उसके रंग, उसकी चाल आदि को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। अगला है मुंह मोड़ लेना, यानी कि भूल जाना, मोह ममता को खत्म कर देना, वैराग्य कर लेना। तो बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुख खिल जाना, यानी खुश हो जाना। तो घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की नाई खिल जाता था। ठीक है, ये हमने पाठ में पढ़ा है। अगला मुहावरा है न्योछावर कर देना। तो प्रेम में डूबकर अपना सब कुछ समर्पित कर देना। बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। ठीक है जी, बना देंगे, लिख लो कैसे कैसे बनाने होते हैं। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। पहला इसमें मुहावरा है लट्टू होना, तो इसका अर्थ है कायल होना। ठीक है, प्रेम में डूबना, तो आप एक नया वाक्य बना सकते हैं। मेरा मित्र अपनी कार पर लट्टू हो गया। अगला वाक्य है हृदय पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना।
तो भारत की सफलता से पाकिस्तान के हृदय पर सांप लौटने लगे। अगला है जी फूले न समाना, बहुत खुश होना, बहुत दिनों के बाद अपने भाई भरत को देखकर राम फूले न समाए। अगला है जी मुंह मोड़ लेना यानी साथ छोड़ देना। रावण के पाप कर्मों को देखकर विभीषण ने उससे मुंह मोड़ लिया। अगला मुहावरा है जी मुख खिल जाना यानी प्रसन्न होना, बेटे का रिजल्ट देखकर पिताजी का मुख खिल गया। अगला है जी न्योछावर कर देना यानी अर्पण करना, सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्योछावर कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्यों में प्रयोग इन मुहावरों को कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला इसमें टॉपिक है कैसे कैसे पात्र। पात्र कहते हैं कि इस कहानी में जिन जिन ने अपनी भूमिका निभाई है। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 3 ही पात्र हैं। पहले बाबा भारती, दूसरा है सुल्तान नाम का घोड़ा और तीसरा है डाकू खड़ग सिंह। 3 ही पात्र हैं इस कहानी में। पूरी कहानी इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। मैंने आपको बताया इनके गुणों को बताने वाले शब्दों, तो इनमें कुछ ना कुछ गुण भी होंगे, दोष भी होंगे। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। ठीक है जी। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, पहले है जी बाबा भारती। तो बाबा भारती के जो गुण हैं वो आप लिख सकते हैं। तो बाबा भारती एग्जाम्पल के तौर पर यहां दे रखा है क्या, दयालु। और भी लिख सकते हैं दीन दुखियों की सेवा करने वाले, भगवत भक्त, पशु प्रेमी, मर्म स्पर्शी, करुणामय। इस प्रकार से शब्द लिख करके आप इन जो है चित्र में भर सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन लीजिए। अगला पात्र है जी डाकू खड़ग सिंह। तो डाकू खड़ग सिंह में क्या क्या क्वालिटी थी, क्या क्या डिसक्वालिटी थी, क्या क्या गुण थे, क्या क्या उसका स्वभाव था, कैसा, वो आप लिख सकते हैं। जैसे शब्द है बेरहम, ईर्ष्यालु, कुख्यात, क्रूर, बाहुबली और समझदार। अगला पात्र है जी सुल्तान। तो सुल्तान में कौन कौन सी विशेषताएं थी, बलवान, सुंदर, लंबा, विचित्र, गठीला, तीव्रगामी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैंने शब्द बताए हैं ये इन पात्रों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। ठीक है जी। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विशेषण कहते हैं। अब आगे चलते हैं जी पाठ से आगे, यानी सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान आपको सुना रहा हो, तब कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो स्वयं को आप खुद को सुल्तान की जगह रख दीजिए, अपने आप को सुल्तान मान लीजिए। ठीक है, और अब आप कहानी कहना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अब आप कहानी कैसे कहेंगे, आप कहानी को इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, भाई मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं। ठीक है, और क्या क्या मेरे साथ हुआ, तो इस प्रकार से आप पूरी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ये परीक्षा के उपयोगी नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को सुल्तान मानकर ये कहानी अपने मित्रों को या अपने माता पिता या अपने बहन भाई को सुनानी चाहिए। ठीक है, इससे आपको स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मन के भाव क्या है जी, मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन, कब, कैसा ऐसा अनुभव कर रहा था। कौन और कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित, पहला शब्द है इसमें चकित। तो चकित कौन अनुभव कर रहा था और कब अनुभव कर रहा था, दो चीजों का, दो सवालों का जवाब देना है आपको। तो एक ही वाक्य बनाएंगे। जैसे चकित, तो खड़ग सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित हो गया। लिख दो भाई। ठीक है, चकित और तीर का निशान लगा करके चकित को हेडिंग बना लो, तीर का निशान लगा करके आगे लिख दीजिए।
खड़ग सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित हो गया। अगला शब्द है अधीर। अधीर, ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं सारी की सारी, ये भाव को प्रकट करती हैं। अधीर, अधीर माने बेचैन। तो तीर का निशान लगा करके इसके सामने लिखेंगे। बाबा भारती और खड़ग सिंह के बीच संवाद के दौरान अधीरता बाबा भारती अनुभव कर रहे थे। ठीक है जी। अगला है जी डर। तो तीर का निशान लगा करके लिखेंगे, जब खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तब बाबा भारती डर का अनुभव कर रहे थे। नेक्स्ट है जी प्रसन्नता। तो तीर का निशान लगा करके लिखेंगे, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जाते थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता होती थी। अगला पॉइंट है जी करुणा। तीर का निशान लगा करके लिखेंगे, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में करुणा थी। वह आवाज उस डाकू के रूप में बैठे कंगले की थी। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे। अगला पॉइंट है जी निराशा। तीर का निशान लगा करके लिखेंगे, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई, इससे उनके हृदय में निराशा छा गई। इस प्रकार से आप लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते थे, ठीक है, और कैसे कैसे अनुभव किया, ये आपने अच्छी प्रकार से लिखा। अब देखिए कब कब अनुभव करते हैं वो भी लिख देंगे। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करते हैं आप लोग। नीचे एक चित्र में भी आपको दिखा रखा है, तो इस चित्र में भी आप देखिए एक बच्ची है जो कि कुत्तों आदि के साथ दिखाई दे रही है झरोखे से में। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम इस पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो चकित का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप कब अनुभव करेंगे, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। कब हम चकित महसूस करते हैं, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। अधीर, तीर का निशान लगा करके लिखेंगे, किसी कहानी या घटना सुनने के लिए। डर, तीर का निशान लगा करके, गली में कुत्ते को देखकर। प्रसन्नता, तीर का निशान लगा करके, अतिथि के आने पर। करुणा, तीर का निशान लगा करके, किसी अपाहिज को देखकर। निराशा, तीर का निशान लगा करके, किसी कार्य की असफलता पर। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अब है जी झरोखे से। तो इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और चित्र को ध्यान से देखकर झरोखे से क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने बहुत सारी कविताएं लिखी। ये मैंने जब उनका जीवन परिचय पढ़ाया तो आपको बताया था, वो बचपन से ही कविताएं लिखते थे। तो आइए उनकी एक कविता यहां पर एक छोटी सी दे रखी है, उस कविता का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा काव्यांश है, उसके बारे में 4 लाइनें हैं, पढ़ लेते हैं। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों, वरना वे खुशी मनाते क्यों, वह चली हवा, वह चली हवा। सुदर्शन जी की एक कविता है, आप इंटरनेट से इसको पूरी कविता को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। साझी समझ। साझी माने हम सब के अंदर इस कविता को पढ़ करके क्या समझ पैदा हुई। तो आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा, ये आपस में आप डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, और अपनी जो लेखन पुस्तिका है, व्यास पुस्तिका है, प्रैक्टिस नोटबुक है, उसमें भी आपको लिखना है। इसलिए आपको ये खुद अपने अनुभव लिखने हैं। ठीक है जी। अब है जी खोजबीन के लिए। तो देखिए सुदर्शन जी की कुछ रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड है, इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़े और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस प्यारी सी कहानी का, अच्छी सी, सुंदर सी, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी का प्रश्न अभ्यास यहां पर किया। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हार की जीत समझ आ गई। आप इस कहानी का दूसरा नाम क्या रखते हैं वो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अपने कजन्स के साथ जरूर इसको शेयर करें, अपने क्लासमेट्स में भी इस वीडियो की चर्चा करें। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, दया और विश्वास से किसी का भी हृदय बदला जा सकता है, किसी का भी दिल जीता जा सकता है। यही है असली हार की जीत। एक साधु हार कर भी जीत गया और एक डाकू जीत कर भी हार गया। प्यारे बच्चों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार, आपका अपना शिक्षक। आपसे फिर मिलूंगा अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद। आपका दिन शुभ हो।